भारत की शानदार विरासत के बारे में सोचना कितना अद्भुत है ना? ताजमहल, हम्पी, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये हमारे गौरवशाली अतीत की कहानियां हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन जगहों पर सेल्फी लेते हैं तो क्या कभी ये सोचते हैं कि इस अनमोल विरासत की रक्षा आखिर करता कौन है और कैसे? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ कानूनी रिसर्च पेपर हैं, संविधान से जुड़े कुछ दस्तावेज और अदालती फैसलों के अंश भी हैं। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि भारत में इन पुरानी इमारतों और जगहों की सुरक्षा का कानूनी ढांचा क्या है, और सबसे जरूरी, हमारी अदालतें इसमें क्या भूमिका निभा रही हैं। क्या वो सिर्फ मूक दर्शक हैं या फिर एक मजबूत पहरेदार? तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से। इन सब का आधार क्या है? हमारे पास इन स्मारकों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है? देखिए, सबसे अहम कानून है प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। ओके। इसे हम संक्षिप्त में AMSR एक्ट कह सकते हैं। ये कानून एक तरह से हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरों का सुरक्षा कवच है। और इसमें शायद कोई बदलाव भी हुआ था हाल में। हाँ, 2010 में इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था जिसने इसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो ये कानून तो है, लेकिन जो रिसर्च हमने देखी वो बताती है कि ये सिर्फ एक साधारण कानून नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रिश्ता तो कहीं ज्यादा गहरा है, सीधे हमारे संविधान से। बिल्कुल, ये सिर्फ संसद का बनाया एक कानून नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। हमारा संविधान सीधे सीधे सरकार से कहता है, मतलब अनुच्छेद 49 के तहत, कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के लिए जरूरी हर स्मारक और जगह की रक्षा करें। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा है। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये तो हुई सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन हम और आप जैसे आम लोगों का क्या? क्या हमारे पास कोई शक्ति है या हम सिर्फ दर्शक बने रह सकते हैं? यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। संविधान हर भारतीय नागरिक को भी एक मौलिक कर्तव्य देता है, अनुच्छेद 51A(F) के तहत। सही, कि हम अपनी संस्कृति की इस समृद्ध विरासत को समझें, उसकी कदर करें और उसे बचाएं। और अदालतों ने तो इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। उसे जीवन के अधिकार से जोड़ दिया है। हाँ, उन्होंने इसे अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़ दिया है। उनका तर्क ये है कि एक अच्छा जीवन सिर्फ साफ हवा पाने से नहीं मिलता, एक समृद्ध सांस्कृतिक माहौल भी जरूरी है। बिल्कुल, बिना संस्कृति के जीवन अधूरा है। वाह, मतलब हमारी विरासत का संरक्षण हमारे जीने के अधिकार का हिस्सा है। एक बात और जो इन दस्तावेजों को पढ़ने पर पता चलती है वो ये कि इस तरह के कानून आजादी से भी पहले से मौजूद हैं। हाँ, जैसे 1878 का इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट था, लेकिन 1958 का जो AMSR एक्ट है वो सबसे व्यापक है। और ASI भी इसी के तहत काम करती है। हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसी के तहत काम करता है। और इस कानून ने एक बहुत ही जरूरी चीज की। क्या? इसने हर संरक्षित स्मारक के चारों ओर एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी। लक्ष्मण रेखा, ये सुनने में दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हर स्मारक के चारों तरफ दो घेरे होते हैं जी। पहला, स्मारक की दीवार से 100 मीटर तक का निषिद्ध क्षेत्र यानी प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया। इस 100 मीटर की रेखा को आप बिल्कुल पार नहीं कर सकते। यहाँ किसी भी तरह का कोई नया निर्माण हो ही नहीं सकता, जीरो कंस्ट्रक्शन। और दूसरा घेरा? उसके बाहर की 200 मीटर की रेखा एक तरह का हाई अलर्ट जोन है। उसे विनियमित क्षेत्र या रेगुलेटेड एरिया कहते हैं। अच्छा। यहाँ कुछ भी करने से पहले आपको सरकार से बहुत कड़ी शर्तों के साथ ही इजाजत मिल सकती है। ठीक है, तो कानून की किताबें तो मजबूत दिखती हैं, पर हम सब जानते हैं कि कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करवाना दूसरी। बिल्कुल। असल में जमीन पर क्या होता है? कैसे मौके आए जब अदालतों को कहना पड़ा है बस बहुत हुआ? कई बार। और अदालतों की कहानियों में सबसे बड़ा अध्याय ताजमहल से जुड़ा है। MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला, जिसे ताज ट्रेपेजियम केस के नाम से पूरी दुनिया जानती है। हाँ, 1984 में ये याचिका दायर हुई थी। और समस्या क्या थी? समस्या थी प्रदूषण। याचिका में कहा गया था कि पास के उद्योगों से, खासकर मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली जहरीली गैसों की वजह से ताजमहल का दूधिया संगमरमर पीला पड़ रहा है। उसे स्टोन कैंसर हो रहा है, ऐसा कुछ कहा गया था। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल किया गया था। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ देश का औद्योगिक विकास, रोजगार, और दूसरी तरफ हमारी विश्व धरोहर। अदालत ने क्या रास्ता निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो किया वो ऐतिहासिक था। उन्होंने 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत लागू किए। पहला,
सतत विकास। यानी विकास ऐसा हो जो भविष्य को बर्बाद न करे। सही। दूसरा, सतर्कता सिद्धांत, जिसका मतलब है कि अगर किसी चीज से बड़े नुकसान का खतरा है तो 100% सबूत का इंतजार मत करो, पहले ही उसे रोक दो। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। बिल्कुल। और तीसरा, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, मतलब सीधी सी बात, जो गंदगी फैलाएगा वही सफाई का खर्च देगा, वही भरेगा। और यह समझना जरूरी है कि ये कितना बड़ा कदम था। उस समय तक ये सिद्धांत भारत में ज्यादातर एकेडमिक बहसों तक ही सीमित थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सिद्धांतों को रातों रात भारतीय कानून का एक मजबूत हिस्सा बना दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसने विकास बनाम पर्यावरण की बहस को देखने का अदालतों का नजरिया ही बदल दिया। और फैसला क्या आया? कोर्ट ने ताज के आसपास 10,400 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े इलाके को ताज ट्रिपेजियम जोन घोषित कर दिया। बहुत बड़ा इलाका है ये तो। हाँ, और 292 उद्योगों को आदेश दिया कि या तो वे स्वच्छ ईंधन अपनाएं या उस इलाके से बाहर चले जाएं। ये एक मील का पत्थर था। ताज वाला मामला तो बाहरी खतरे यानी प्रदूषण के खिलाफ था, लेकिन क्या अदालतें तब भी दखल देती हैं? मेरा मतलब है जब खतरा खुद सरकार की तरफ से हो। बिल्कुल। और 5 कॉरिडोर घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये भी ताज से ही जुड़ा मामला है। हाँ, लेकिन इस बार खतरा निजी उद्योगों से नहीं बल्कि खुद सरकार की एक परियोजना से था। उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल और आगरा किले के ठीक बीच में यमुना नदी से जमीन निकालकर एक विशाल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती थी। 1 मिनट। हाँ। मतलब ताज और आगरा किले के ठीक बीच में नदी की जमीन पर शॉपिंग मॉल और फूड प्लाजा, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। जब ये मामला उनके सामने आया तो कोर्ट ने तुरंत इस परियोजना पर रोक लगा दी। किस आधार पर? उन्होंने संविधान के उसी अनुच्छेद 49 का हवाला दिया और कहा कि जब सरकार का खुद का कर्तव्य स्मारकों की रक्षा करना है तो वो खुद उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर सीबीआई जांच भी हुई थी शायद। हाँ, कोर्ट ने न केवल परियोजना रोकी बल्कि सीबीआई जांच का आदेश भी दे दिया। तो ये एक पैटर्न जैसा लगता है कि जब व्यवस्था खुद नियमों को ताक पर रखती है तो अदालतें आगे आती हैं। हाँ, और ऐसा सिर्फ ताज के साथ नहीं हुआ। दिल्ली के सिरी फोर्ट मामले में भी यही हुआ। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ सरकारी एजेंसी डीडीए ही नियम तोड़ रही थी और सिरी फोर्ट की दीवार के 100 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र के अंदर एक ऑफिसर्स क्लब बना रही थी। उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर? उसी के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि ये रेखा किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो या सरकार। निर्माण तुरंत रोक दिया गया। और शिमला के वाइसरीगल लॉज का मामला भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, वहाँ उस ऐतिहासिक इमारत को, जहाँ भारत के इतिहास से जुड़े कई बड़े फैसले हुए, एक कमर्शियल होटल में बदलने की तैयारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल नहीं, वाणिज्यिक हित हमारी विरासत पर हावी नहीं हो सकते। इन दस्तावेजों में अयोध्या मामले का भी उल्लेख है। उस मामले में न्यायपालिका के दृष्टिकोण को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है? देखिए, इस मामले में तथ्यों को निष्पक्ष रूप से समझना महत्वपूर्ण है। जो रिसर्च हमारे सामने है वो बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के अयोध्या फैसले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या? उन्होंने विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण की अनुमति तो दी, लेकिन साथ ही 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन और एक संरक्षित सांस्कृतिक स्थल का विनाश माना। अच्छा, तो ये उस फैसले का एक अहम हिस्सा था। बिल्कुल। इससे ये सिद्धांत स्थापित होता है कि किसी भी सदियों पुरानी विरासत, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ी हो, उसका विनाशिक आपराधिक कृत्य है। तो इसका कुल मतलब ये है कि अदालतें एक तरह से हमारी विरासत की आखिरी उम्मीद, एक मजबूत पहरेदार की तरह काम कर रही हैं। काफी हद तक, हाँ। लेकिन फिर भी जब हम घूमते हैं तो कई स्मारक और ऐतिहासिक स्थल बहुत खराब हालत में दिखते हैं। अगर अदालतें इतनी सक्रिय हैं, तो जमीन पर असली समस्या क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारी रिसर्च कई चुनौतियों की ओर इशारा करती है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कमजोर कार्यान्वयन। मतलब वीक इन्फोर्समेंट। हाँ, कानून तो मजबूत हैं, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करवाना वो बहुत ढीला है। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर सुप्रीम कोर्ट तक इतने कड़े फैसले दे रहा है, तो जमीनी स्तर पर अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कैसे कर पाते हैं? क्या ये फंड की कमी है या इच्छा शक्ति की? ये इन सब का मिला जुला रूप है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दबाव होता है, भ्रष्टाचार है और कभी-कभी बस उदासीनता। अवैध निर्माण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और विकास का दबाव तो है ही। हाँ, वो दूसरी बड़ी चुनौती है, शहरीकरण और विकास का दबाव। हर शहर फैल रहा है, सड़कें, मेट्रो लाइनें, नई कॉलोनियां, इन सब के लिए जमीन चाहिए और अक्सर ऐतिहासिक स्थल इस विकास की दौड़ में बलि चढ़ जाते हैं। एक और बहुत जरूरी बात जो सामने आई वो है लोगों की भागीदारी की कमी। हाँ,
और ये शायद सबसे अहम चुनौती है, जन जागरूकता की कमी। एक रिसर्च पेपर के अनुसार भारत में जितनी विशाल और विविध विरासत है, उसकी तुलना में विरासत संरक्षण के लिए जनहित याचिकाएं यानी PILs बहुत कम दायर होती हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। हम अपने गली के गड्ढे के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में जो सदियों पुरानी बावड़ी सूख रही है, उसकी किसी को परवाह नहीं। समस्या ये है कि हम विरासत को सरकारी चीज समझते हैं, अपनी चीज नहीं। और जाहिर है इन सब कामों के लिए पैसों की जरूरत भी होती होगी। बिल्कुल। चौथी चुनौती है अपर्याप्त धन। ASI और राज्य पुरातत्व विभागों के पास अक्सर इतना बजट ही नहीं होता कि वे हजारों स्मारकों की ठीक से देखभाल, मरम्मत और सुरक्षा कर सकें। तो कई स्मारक बस समय के साथ धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? आगे का रास्ता क्या है? क्या कुछ सुझाव भी दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। पहला सुझाव तो सीधा है, मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना। कानून कागज पर ना रहें। हाँ, उनका असर जमीन पर दिखे। जो अधिकारी लापरवाही बरतें, उनकी जवाबदेही तय हो। दूसरा, अदालतों द्वारा सरकारी निकायों जैसे ASI पर निरंतर निगरानी रखना। मतलब अदालतें सिर्फ फैसला सुनाकर चुप ना हो, बल्कि ये भी देखें कि उनके आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं। इससे सतत परमादेश या कंटिन्यूइंग मैंडेमिस कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और तीसरा सुझाव यही है कि अदालतें ऐसे फैसले दें जो भविष्य के मामलों के लिए एक स्पष्ट मिसाल कायम करें। इससे नीचे की अदालतों और अधिकारियों को एक साफ दिशा निर्देश मिलता है। और सबसे जरूरी जो बात हम कर रहे थे, लोगों की भागीदारी। हाँ, सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना। अदालतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि विरासत की रक्षा सिर्फ सरकार या ASI का काम नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आज हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर वाकई गहरी नजर डाली। हमने देखा कि कैसे संविधान से लेकर विशेष कानूनों तक एक मजबूत ढांचा मौजूद है, और कैसे न्यायपालिका ने समय समय पर एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाई है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने से लेकर सरकारी अतिक्रमण को रोकने तक अदालतों ने बार बार ये साबित किया है कि हमारी धरोहरें लावारिस नहीं है। ये स्पष्ट है कि कानूनी ढांचा मजबूत है, अदालतें भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन और हम सब यानी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी में है। कानून अपनी जगह है, पर जब तक लोग अपनी विरासत को अपना नहीं समझेंगे, उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, तब तक उसे पूरी तरह बचाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आज की चर्चा में हमने ज्यादातर मूर्त विरासत यानी टेंजिबल हेरिटेज की बात की, स्मारक, इमारतें और कलाकृतियां जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। लेकिन जो दस्तावेज हमने देखे, उनमें संविधान के अनुच्छेद 29 का भी उल्लेख है। हाँ, जो नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। का ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, जिन कानूनी सिद्धांतों का उपयोग न्यायपालिका भौतिक स्मारकों की रक्षा के लिए करती है, जैसे सतर्कता सिद्धांत या राज्य का कर्तव्य, उन्हें भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की रक्षा के लिए कैसे लागू किया जा सकता है? जैसे हमारी लुप्त होती भाषाएं, मरती हुई लोक कलाएं, परंपराएं और शिल्प, क्योंकि ये भी तो आधुनिक दुनिया में उतने ही गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं।